सिस्टम के डिजीज पढ़ रहे थे, तो निमोनिया हम लोग को पढ़ना था। निमोनिया जैसा हमने कहा था कि न्यूमोनाइटिस, न्यूमो मतलब कि फेफड़ा और आइटिस मतलब सूजन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा को हम लोग निमोनिया कहते हैं। अब इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, लंग पैरेन्काइमा के अंदर क्या क्या आता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई, ये हमारे लंग पैरेन्काइमा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसका जो इन्फ्लेमेशन हो गया उसी को हम लोग निमोनाइटिस या निमोनिया कहते हैं। अब निमोनिया का जो अगर प्रकार की बात की जाए तो फेफड़ा का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है उसके आधार पर 3 तरीके का निमोनिया होता है: लोबर निमोनिया, लोब्यूलर निमोनिया और इंटरस्टिशियल निमोनिया। मतलब ये हुआ कि अगर ये फेफड़ा है, फेफड़े का अगर एक लोब इधर, जैसा आपको पता है कि राइट फेफड़े में, राइट लंग में 3 पार्ट है, 3 लोब है और लेफ्ट वाले में 2 लोब है। तो अगर किसी निमोनिया में एक लोब का इन्वॉल्वमेंट हो तो कहा जाएगा कि लोबर निमोनिया हुआ है। और अगर लोब के किसी एक लोब्यूल में, मान लीजिए लोब का एक लोब्यूल है, इसमें केवल इन्फ्लेमेशन हो तो कहा जाएगा कि लोब्यूलर निमोनिया है। ऐसे ही अगर ये एल्वियोलाइज हैं, इसमें तो एल्वियोलाई के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें अगर निमोनिया डेवलप कर रहा है तो हम कहेंगे कि इंटरस्टिशियल निमोनिया है। तो इस आधार पर 3 तरीके का निमोनिया हो गया। अब निमोनिया का अगर पैथोलॉजी देखा जाए, बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म की मतलब किस तरीके का कीटाणु इसमें इन्फेक्शन कर रहा है, तो उसके आधार पे भी 3 तरीका है इसका। एक तो बैक्टीरियल निमोनिया है जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया निमोनिया कर रहे हैं। दूसरा वायरल और फंगल निमोनिया है जो कि खास करके इंटरस्टिशियल निमोनिया करते हैं। और बाकी अदर तरीके के निमोनिया को भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है जिसको हम अभी देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल निमोनिया में न्यूमोकोकल, स्टेप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और कुछ ग्राम नेगेटिव एरोब्स होते हैं, ये लोबर निमोनिया कॉज करते हैं। वहीं पे क्लेब्सियला है, स्यूडोमोनास है और हीप है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजी बी, टाइप बी, ये लोग लोब्यूलर निमोनिया करते हैं, जिसे हम लोग ब्रोंकोनिमोनिया भी कहते हैं। जबकि जो वायरसेस होते हैं या एटिपिकल बैक्टीरियाज होते हैं, माइकोप्लाज्मा होता है, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस हो गया, कोविड का वायरस हो गया, ये लोग इंटरस्टिशियल निमोनिया करते हैं एल्वियोलाई के बीच वाले स्पेस में। ठीक है। अब अगर देखा जाए, पैथोलॉजी की बात की जाए तो सबसे पहले तो है कि पैथोजेनेसिस अगर देखा जाए कि निमोनिया होगा कैसे, तो कोई भी फॉरेन बॉडी या बैक्टीरिया या वायरस को इनहेल करने पे, सांस के द्वारा अंदर लेने पे, या एस्पिरेट करने पे, खाने वाला कोई भी चीज़ अगर सरक के चला गया फेफड़े में तब, या ब्लड के द्वारा, मान लीजिए घाव हुआ और घाव से बैक्टीरिया निकल के आपके फेफड़े में चला गया, या डायरेक्ट स्प्रेड हो गया, डायरेक्ट फेफड़े में चला गया, तो इस तरीके से वायरस, बैक्टीरिया या फॉरेन बॉडी अंदर जाके, अब अंदर भी जाने के लिए, पहुंचने के लिए ऐसा नहीं है कि हर बार सड़क के फेफड़ा में निमोनिया हो ही जाएगा। कब होगा? अल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो, मतलब कि जो चेतना है वो पूरी तरीके से होश में नहीं है पेशेंट, और बेहोशी वाले हालात में पेशेंट हो, जिसका ग्लॉटिक रिफ्लेक्स जो है वो पुअर हो। बहुत सारे बच्चे नहीं होते हैं जिनको सरकता है, दूध पीने में सरकता है, तो ऐसे बच्चों में इनको कहा जाता है कि इनका ग्लॉटिक रिफ्लेक्स क्या है? पुअर है। मतलब खाना गया तो खाना जाने के समय में ग्लॉटिक्स पूरा बंद नहीं हो पाता है। ऐसा पुअर ग्लॉटिक रिफ्लेक्स की वजह से होता है, और उसका कारण दिमाग में किसी नस का सूखना या पैदा होकर नर्व होना, ये सब कारण हो सकता है। और पुअर ग्लॉटिक रिफ्लेक्स होगा तो ऐसा खाने के टाइम में या दूध पीने के टाइम में सरक जाएगा और बच्चा निमोनिया करा लेगा।
ऐसे बहुत सारे पुअर ग्लॉटिक रिफ्लेक्स वाले बच्चे हम लोग के पास आते हैं, जो बड़ा होने के बाद भी गार्जियन बोलेगा कि डॉक्टर साहब जब खा लन तो सरक जाला, वो यही चीज़ है। और इसका कारण जैसा मैंने बताया कि जन्म के टाइम में बच्चे को दिमाग में अगर कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो गया, डैमेज हो गया या मिर्गी का झटका आ रहा है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, उसी की वजह से पुअर ग्लॉटिक रिफ्लेक्स होगा। और पुअर ग्लॉटिक रिफ्लेक्स मदद करेगा पेशेंट को इनहेलेशन, एस्पिरेशन या ये सब करा के निमोनिया करने में। इसी तरीके से पुअर म्यूकोसिलियरी ट्रांसपोर्ट हो, जैसे कि तुम्हारा कौन सा डिजीज होता है पुअर, जिसमें सीलिया का जो फंक्शन है वो क्या होता है, बहुत पुअर होता है, प्लग म्यूकस को बाहर नहीं कर पाता है, तो वो पुअर म्यूकोसिलियरी ट्रांसपोर्ट की वजह से भी क्या होगा, अब जब कोई फॉरेन बॉडी गया तो उसको फेफड़ा बाहर निकाल नहीं पाएगा और उसकी वजह से भी उसको निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। डिक्रीज एल्वियोलर मैक्रोफेज फंक्शन, एल्वियोलाई के अंदर मैक्रोफेज जो बैठा रहता है, वाइट ब्लड सेल का जो टाइप है बैठा रहता है, उसका फंक्शन क्या हो, घट जाए। ऐसा हो सकता है कि उसकी इम्यूनिटी उस तरह फास्टिंग की वजह से कमजोर हुआ हो, या कोई वायरल इन्फेक्शन के बाद मैक्रोफेज का फंक्शन क्या होगा, घट जाएगा, और उस घटने का फायदा उठा के बैक्टीरिया क्या करेगा, इन्फेक्शन कर देगा। एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो, ब्रोंकस के अंदर से कोई फॉरेन बॉडी जाके या कोई म्यूकस प्लग क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट कर दिया है, तो उसकी वजह से भी शरीर में कहीं भी रुकावट होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएगा। ल्यूकोसाइट डिस्फंक्शन हो, जन्मजात उसका ल्यूकोसाइट बहुत फंक्शनल ना हो, उस स्थिति में भी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे, निमोनिया डेवलप करने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके से अल्टर्ड कॉन्शसनेस, पुअर ग्लॉटिक रिफ्लेक्स, पुअर म्यूकोसिलियरी ट्रांसपोर्ट, एल्वियोलर माइक्रोफेज का फंक्शन पुअर होना, एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन और ल्यूकोसाइट डिस्फंक्शन जो है कारण बन जाएगा निमोनिया के पैथोजेनेसिस के लिए। अब अगर बात किया जाए हम अगर बात करें, ठीक है, पेशेंट ने एस्पिरेट कर लिया या वायरस या बैक्टीरिया को इनहेल करके फेफड़े में ले लिया, अब उसमें क्या होगा, तो कोई भी निमोनिया डेवलप करेगा तो आम तौर पे जितना लोअर निमोनिया होता है, लोअर और लोबुलर निमोनिया, ये दोनों जो है 4 स्टेजेस में डेवलप होते हैं। 4 स्टेजेस ऑफ निमोनिया होता है आम तौर पे, अगर आप देखेंगे तो। आज आप लोग का होमवर्क है कि YouTube पे 4 स्टेजेस ऑफ निमोनिया को आप पढ़ेंगे, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा उस वीडियो से, ठीक है। बाकी मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा कि कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर गया, तो जैसा कि हम लोगों को कभी घाव होता है तो क्या होता है कि सबसे पहले अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो वो हिस्सा में खून का बहाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, वहाँ पूरा लालिमा हो जाएगा खून के बहाव बढ़ने के वजह से, तो उसको कंजेशन कहा जाता है, स्टेज ऑफ कंजेशन। मतलब उस स्टेज में जब इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे वायरस और बैक्टीरिया के प्रभाव की वजह से कुछ ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होंगे, केमिकल मेडिएटर्स, और वो केमिकल मेडिएटर्स क्या करेंगे, पूरे शरीर जो खून की नलियां हैं उनको मैंने चौड़ा कर देंगे, डायलेट कर देंगे, वैसो डायलेटेशन कर देंगे, उसके वजह से वहाँ ब्लड का क्या हो जाएगा, पूलिंग हो जाएगा, ब्लड वहाँ पे पूरा जमा हो जाएगा। इसको कंजेशन, फर्स्ट स्टेज जो होता है वो स्टेज ऑफ कंजेशन कहा जाता है निमोनिया का। उसके बाद दूसरा स्टेज होता है अर्ली कंसोलिडेशन स्टेज या रेड हेपेटाइजेशन स्टेज, इसको कहा जाता है। इस स्टेज में फेफड़ा का वो हिस्सा पूरा लाल हो जाता है, और लीवर सेल्स को जैसे अगर काटोगे तो जैसे पूरा लालिमा रहती है वैसा दिखेगा, रेड हिपेटाइजेशन। हिपेटाइजेशन शब्द आया है लीवर सेल्स के जैसा हो जाना और लाल। इसको अर्ली कंसोलिडेशन स्टेज भी कहा जाता है। अर्ली कंसोलिडेशन स्टेज एक्सरे में हम लोग बोलते हैं ना कि जो व्हाइट पैचेस बनते हैं, हम क्या बोलते हैं कि कंसोलिडेशन हो गया है इसको। वो कंसोलिडेशन मतलब कि यहाँ पे अब म्यूकस बनना शुरू हो गया। उसके बाद ग्रे हेपेटाइजेशन स्टेज आता है, भूरा कलर हो जाएगा उस फेफड़े का, और उसको लेट कंसोलिडेशन स्टेज भी कहा जाता है, उसमें अब बलगम बन गया है। उसके बाद जब बलगम निकाल के पेशेंट सब बाहर करना शुरू कर देगा तो रिजोल्यूशन फेज ऑफ निमोनिया आ जाएगा।
कहेंगे कि अब निमोनिया धीरे धीरे इसका ठीक हो रहा है, ठीक ना। तो इस तरीके से निमोनिया के पूरे 4 स्टेजेस हैं। रेजोल्यूशन फेज में पेशेंट हील भी कर सकता है, उसका निमोनिया हील होकर ठीक भी हो गया, और कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि प्लूरल इफ्यूजन हो गया, मवाद भर गया, लंग एब्सेस बन गया, या कोई वहां से इंफेक्शन उठ के कहीं और ट्रांसमिट हो गया, वहां से दूसरे जगह फैल गया, तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं रेजोल्यूशन फेज ऑफ निमोनिया। तो ब्रोंकोनिमोनिया या लोबुलर निमोनिया में भी इसी तरीके के चेंजेस आते हैं। सिर्फ अंतर इतना होगा कि लोबर निमोनिया पूरे लोब में होगा और लोबुलर निमोनिया एक खास लोब्यूल के अंदर होगा, ठीक है। बाकी अब बात करेंगे हम इंटरस्टिशियल निमोनिया की, जो कि ज़्यादा वायरस और फंगस और एटिपिकल जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इंटरस्टिशियल निमोनिया कॉज करते हैं। इंटरस्टिशियल निमोनिया के अंदर क्या होता है देखेंगे। यहाँ पे स्टेजेस थोड़ा अलग हो जाती हैं। सबसे पहले तो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंफ्लेमेशन होगा, सूजन होगा। सूजन के वजह से वो हिस्सा जो है वहाँ पे बहुत सारे ल्यूकोसाइट्स आएंगे और इस हिस्सा को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। इस हिस्से में अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे यहाँ पे, तो क्या हुआ, ये हिस्सा यहाँ पे डैमेज होगा। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ ल्यूकोसाइट WBC पहुंचा, अभी बैक्टीरिया में और इसमें क्या होगा, युद्ध होगा, ये इसको मारेगा। तो ये हिस्सा डैमेज करते करते एक स्टेज आएगा कि नेक्रोसिस हो जाएगा, ये हिस्सा सड़ जाएगा, और उसमें एल्वियोलर वाल भी क्या होगी, डैमेज होगी कि नहीं। तो यही ये कह रहा है कि फर्स्ट स्टेज में इंटरस्टिशियल हिस्से में क्या होगा, लालिमा आएगी। उसके बाद सेकेंड स्टेज में वहाँ नेक्रोटाइजेशन होगा, सड़ेगा, वो सेल डैमेज होगा तो सेल मरेगा, मर के सड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे रिएक्टिव चेंजेस आएंगे। रिएक्टिव चेंजेस क्या होगा, अब जो हिस्सा डैमेज हो गया वहाँ फाइबर जाके क्या होगा, डिपॉजिट होगा, फाइबर कैल्शियम ये सब डिपॉजिट होंगे, और उससे रिलेटेड एल्वियोलस भी डैमेज हुआ तो एल्वियोलर के अंदर भी उस तरीके के चेंजेस आ जाएंगे। एल्वियोलर की वाल अब जो बनेगी उसके जो फैलने और सिकुड़ने की टेंडेंसी है वो पहले जैसी नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेजेस होंगी इंटरस्टिशियल निमोनिया में। ये जो स्टेजेस हमने पढ़े थे वो लोअर और लोबुलर निमोनिया के थे, जो कि आमतौर पे बैक्टीरियाज करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया लोअर और लोबुलर निमोनिया करते हैं। वहीं पे इंटरस्टिशियल स्टेज की निमोनिया में ये चेंजेस आ रहे थे, जो कि वायरस, फंगस और कुछ माइकोप्लाज्मा जो कि एटिपिकल ग्रुप के बैक्टीरिया हैं वो इस तरीके का निमोनिया कॉज करते हैं। कोविड भी इसी कैटेगरी का निमोनिया कॉज करेगा। अब इसके बाद कुछ खास तरीके के निमोनियाज हैं, जैसे न्यूमोसिस्टिस कैराइनी है। ये न्यूमोसिस्टिस कैराइनी एक तरीके का एटिपिकल ऑर्गेनिज्म है जो आम तौर पे किसी को निमोनिया करता नहीं है। सिर्फ एड्स वाले पेशेंट में निमोनिया करता है। किसमें करता है, एड्स वाले। एड्स वाले में उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक रहती है। उसके फायदा उठा के ये न्यूमोसिस्टिस कैराइनी जो है उनको इन्फेक्शन करता है। इसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल निमोनिया के सारे चीजें दिखेंगी और उसके साथ क्रिसेंट्रिक सिस्ट मिलेगा, मतलब कि ऐसा गड्ढा गड्ढा जैसा बन जाएगा फेफड़े में, ठीक है ना, अर्धचंद्राकार गड्ढा, उसी को क्रिसेंट्रिक सिस्ट कहा जाता है, ठीक है। लिपिड निमोनिया क्या होता है भाई, तो इसमें गोल्डन येलो कलर का जो कंसोलिडेशन होगा वो कंसोलिडेशन किस कलर का दिखेगा, गोल्डन येलो कलर का दिखेगा, और वहाँ ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाएगा, ग्रेन्यूल्स आके डिपॉजिट हो जाएंगे, ग्रेनुला फॉर्मेशन कर देगा। इसी को हम लोग लिपिड निमोनिया कहते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि लिपिड निमोनिया कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, किस वायरस के कंडीशन में होता है, इसको आप लोग देखेंगे ऑनलाइन। फिर है हाइपोस्टैटिक निमोनिया। इसका नाम, जैसे बूढ़े लोग हैं तो उनके हार्ट जो है वो लगभग फेलियर वाले कंडीशन में रहता है, उसके वजह से उनके फेफड़े के बेस में क्या रहता है, पानी इकट्ठा रहता है। अब पानी इकट्ठा होने की वजह से उसमें लंग बेस में पानी की वजह से उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, और बार बार ऐसा होता है। तो इस तरीके की निमोनिया को हम कहते हैं कि हाइपोस्टैटिक निमोनिया हो गया है इसको। उसी तरह से लेजियोनेला निमोनिया है, ये लेजियोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें वाइड स्प्रेड ब्रोंकोनिमोनिया होगा, मतलब लोब्यूलर निमोनिया होगा,
और उसके साथ साथ प्लूरल एफ्यूजन मिलेगा। ऐसे एस्पिरेशन निमोनिया हो गया। मान लीजिए कि आपने एस्पिरेशन निमोनिया भी किसी केमिकल से इंड्यूस्ड हो सकता है या खाना पीना से। मान लीजिए जो बच्चा ये सब लैट्रिन करके पी लेता है तो उनको भी तो केमिकल निमोनिया डेवलप करता है ना, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम वाला जो होता है, तो उसको हम लोग एस्पिरेशन निमोनिया में, जो भी निमोनिया किसी चीज को सरकने की वजह से फेफड़ा में चला गया, खाने पीने का चीज या कुछ भी बाहर पदार्थ, उससे जो निमोनिया डेवलप होगा वो एस्पिरेशन निमोनिया होगा। अब इसमें भी केमिकल वाला, अगर कोई केमिकल जा रहा है तो स्टेराइल होगा, वो उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। और जैसे लैट्रिन पी गया तो उसको तो स्टेराइल नहीं ना है, उसमें तो बैक्टीरिया है, तो जो नॉन स्टेराइल निमोनिया होगा, मतलब उसमें बैक्टीरिया सब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिवीजन किया गया है ओवरऑल। अब हम अगर बात करें क्लिनिकल सिम्टम्स और साइंस की, हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं क्लिनिकल सिम्टम और साइन। यहाँ पे एक मोटा मोटी हम देखेंगे कि जितना भी लोबर निमोनिया और लोबुलर निमोनिया होगा, मतलब बैक्टीरियल वाला, उसमें क्या हमें साइन मिलेगा? सडन ऑनसेट हाई ग्रेड फीवर होगा, बदन मैलेस कहा जाता है, बदन में अकड़ाहट दर्द को, फीवर सिम्टम में प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगा। पेशेंट कहेगा कि जब हम खांस रहे हैं या सांस ले रहे हैं तो हमको छाती में दर्द हो रहा है, क्योंकि कंसोलिडेशन होगा तो उसके साथ जो यहाँ की प्लूरा है वो भी तो इन्वॉल्व होगी, उसके साथ सटी हुई है। प्लूरा में इन्फ्लेमेशन होगा तो सांस लेने छोड़ने में उसको दिक्कत होगी। उसके बाद डिस्निया होगा, सांस की रफ्तार जैसे लेने में उसको कष्ट होगा, सांस में भारीपन होगा, खांसी होगा और साथ में बलगम आएगा। साइन अगर आप देखेंगे तो बुखार रहेगा, हार्ट रेट बढ़ा हुआ होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होगा, उसका सैचुरेशन क्या होगा? कम मिलेगा। अगर इसी पेशेंट का ब्लड चेकअप कराएंगे तो उसको न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिल सकता है, WBC का काउंट बढ़ा हुआ मिल सकता है, और एक्सरे में क्या मिलेगा? कंसोलिडेशन मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट पार्ट की अगर बात की जाए तो भाई आप लक्षणों के आधार पर, जिस लक्षण, उम्र, कहाँ से इन्फेक्शन लिया है, इस आधार पे आपने इन सब बैक्टीरिया का अलग अलग हमने पढ़ाया है, उनके आधार पे आप डिसाइड करेंगे कि किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकता है। जैसे अगर स्किन के इन्फेक्शन के बाद निमोनिया डेवलप किया है तो हम सस्पेक्ट करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस को। अगर गले में खराश के बाद डेवलप किया है निमोनिया तो हम सस्पेक्ट करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस को। अगर हॉस्पिटल में रहते हुए निमोनिया डेवलप किया है तो हम सस्पेक्ट करेंगे स्यूडोमोनास को। अगर छोटा बच्चा है 1 महीने के नीचे का, उसको निमोनिया डेवलप किया है तो हम सस्पेक्ट करेंगे क्लेब्सिएला को और हिप को। तो इसी तरीके से 2 महीने से लेके और 2 साल के बीच के बच्चों में अगर निमोनिया डेवलप कर रहा है तो हम RSV भी सस्पेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर। किसी के घर में टीबी का व्यक्ति है और उसके यहाँ निमोनिया डेवलप हो गया तो हम ट्यूबरकुलर निमोनिया सस्पेक्ट करेंगे। ऐसे ही माइकोप्लाज्मा भी हमने पढ़ा था कि इम्यूनिटी कमजोर हो तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो वो हम अलग अलग पढ़ चुके हैं कि किस आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है और उससे रिलेटेड एंटीबायोटिक उसमें हम देंगे। सपोर्टिव ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हमें बलगम निकलने की व्यवस्था करनी है। जहाँ बलगम बना है उसे बलगम रोकने की दवाई नहीं देनी है, बलगम निकलने की व्यवस्था करनी है। तो उसके लिए हम उसको भाप देंगे ताकि बलगम ढीला हो। भाप में हम लेवोसाल्बुटामोल से भाप लगाते हैं। लेवोसाल्बुटामोल ब्रोंकोडायलेटर होता है, सांस की नली को क्या कर देगा? चौड़ा कर देगा, ताकि ये खुला रहेगा तो ऑक्सीजन प्रॉपर अंदर जाता रहेगा। और हम लोग म्यूकोलिटिक्स देंगे। म्यूकोलिटिक्स में हमारे पास एम्ब्रोक्सोल है और म्यूसिनेट है। ये सब क्या करेगा? बलगम को तोड़ देगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा, तो बलगम चिपक नहीं पाएगा, खांसी के साथ निकलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हम उसमें स्टेरॉइड देंगे, जैसे बुडिसोल का हम लोग बुडिसोनाइड का हम लोग या डेफ्लाजाकोट का सिरप देते हैं या बुडिसोनाइड का इनहेलर या नेबुलाइजेशन यूज करते हैं। वो क्या करेगा? यहाँ पे जो सूजन है उसको कम करेगा। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन कम आ रहा है तो ऑक्सीजन देंगे, बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है तो उसको फ्लूइड देंगे, पेशाब देखते रहेंगे। निमोनिया के अंदर पेशाब पे बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि निमोनिया की वजह से बच्चा दूध नहीं पिएगा और पेशाब ना होना इंडिकेटर है कि बच्चा रेनल फेल्यूर में जा रहा है।
और एक मेजर कॉज है निमोनिया के अंदर डेथ का, रेनल फेलियर होना, तो इस पे विशेष ध्यान रखना होगा। प्लस बच्चे को दूध पिलाने के बाद प्रॉपर पोजीशन में रखेंगे, गर्दन ऊंचा करके रखेंगे, क्योंकि अगर सीधा सोएगा तो दूध चढ़ेगा तो एस्पिरेट करने के चांसेस भी रहेंगे। खांसते खांसते दूध गला में आया और गला से फिर एस्पिरेट कर लिया तो फर्दर निमोनिया क्या होगा, बिगड़ जाएगा उसका। तो प्रॉपर पोजीशन करा के करवट करा के रखेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध पिलाएंगे, ज़्यादा दूध एक बार में नहीं देंगे पीने के लिए, ठीक ना। उसको अगर बॉल्यूम निकालने में दिक्कत हो रही तो चेस्ट पीटी करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी कराएंगे उसको। तो इस तरीके से सपोर्टिव ट्रीटमेंट के द्वारा और एंटीबायोटिक्स के द्वारा हम लोग निमोनिया का, बैक्टीरियल निमोनिया का इलाज करते हैं। अब आ जाइए इंटरस्टिशियल निमोनिया में कुछ खास परिवर्तन होता है, जैसे कि जो वायरसेस होते हैं वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही इन्फेक्शन आमतौर पे कर पाते हैं। हम लोग को कहाँ कभी नीचे का निमोनिया वायरल हुआ है, जल्दी नहीं होता है। गला में सर्दी खांसी होगा और यहीं से यहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन वही सर्दी खांसी किसी किसी में LRTI हो जाएगा। किस में, जहां जिसमें ये ट्रिगर वाले फैक्टर मौजूद होंगे। ये इसको जो है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको हम लोग ट्रिगरिंग फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिगरिंग। मतलब अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन हुआ वायरस का और उसके अंदर ये ट्रिगरिंग फैक्टर में से कोई फैक्टर मौजूद है, तो उसका URTI किस में कन्वर्ट हो जाएगा, LRTI में। मतलब उसका इन्फेक्शन कहाँ चला जाएगा, नीचे फेफड़े में। तो वही कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिगर्स इसका URTI कन्वर्ट हो जाएगा LRTI में। फिर लक्षण फीवर, सिर दर्द, बुखार दर्द, बदन में दर्द, छाती में जलन, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन और सूखा खांसी। इंटरस्टिशियल निमोनिया की पहचान है कि शुरुआत में सूखा खांसी होगा, धीरे धीरे 4-5 दिन 6 दिन के बाद जाकर थोड़ा थोड़ा बलगम आता है, जबकि इसके अंदर 1 दिन के बाद बलगम आना शुरू हो जाता है लोबर या लोबुलर निमोनिया में। बाकी न्यूमोसिस्टिस कैरिनी की पहचान भी कुछ अलग नहीं है। इसी तरीके से आप लेजियोनेला की देखेंगे तो इसमें चिल्स विथ राइगर वगैरह आ सकता है, प्रोटीन्यूरिया हो सकता है, वाटरी लूज मोशन मिल सकता है, लिवर डिस्फंक्शन हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अलग है, ये लक्षण आप देख लेंगे, जिसके आधार पे आप लेजियोनेला सस्पेक्ट कर सकते हैं। इनमें अगर ब्लड चेकअप करा के देखा जाएगा तो डिफ्यूज कंसोलिडेशन होगा, फेफड़ा का पूरा हिस्सा लगभग प्रभावित हो जाता है वायरल और इस वाले निमोनिया में, ठीक ना। ट्रीटमेंट इसमें भी जैसा आप जानते हैं कि किसी भी वायरस के लिए खास ट्रीटमेंट तो है नहीं हमारे पास, तो हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही लेके चलना होगा, जैसा कि मैंने सपोर्टिव ट्रीटमेंट बताया। मेन चीज़ है एयर और वाटर, इन दोनों का लेवल मेंटेन करके रखना निमोनिया में मुख्य है। बाकी इसका अंत नहीं है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको जितना पढ़िए, हम लोग इतना दिन से पढ़ ही रहे हैं, सबको अलग अलग पढ़े फिर एक साथ, तो अभी इसमें और आप पढ़ते जाइए, केस पर केस सोचिए, हर केस के बारे में सोचिए कि कौन सा केस, इसमें कौन सा निमोनिया हो सकता है, कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस हो सकता है। इसी तरीके से ये और रिफाइन होते चला जाएगा। और पीडियाट्रिक्स का मुख्य आकर्षण बिंदु भी है ये, क्योंकि हम लोग का एक पार्ट निमोनिया ही जाते, मतलब अगर हमारा ओपीडी में 10 पेशेंट आएगा तो उसमें 3 पेशेंट हमारे पास किसी न किसी तरीके के निमोनिया वाले ही होंगे, तो हमें इसमें और महारत पे महारत हासिल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।